नमस्कार. 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 आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सर्वप्रथम मी तुम्हाला सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. हे या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दीपोत्सवाचं 11वं वर्ष आहे. तुम्ही सगळ्यांनी जो उत्तम प्रतिसाद दिलात गेली 11 वर्ष आणि आता हा प्रतिसाद वाढत चाललाय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे केवळ मुंबईत महाराष्ट्रात नव्हे तर देशातले किंवा जगभरातले लोक इकडे येऊन हा दीपोत्सव बघतात. आज थोड्याच वेळात या दीपोत्सवाचं आता उद्घाटन होईल. मी विनंती करतो जे मान्यवर इकडे उपस्थित आहेत त्यांनी इथे व्यासपीठावरती यावं. सर्वप्रथम अर्थात माननीय श्री राज ठाकरे, माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. माननीय श्री रितेशजी देशमुख हे खास या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेत. त्याचबरोबर या उद्घाटनासाठी खास उपस्थित राहिले आहेत तुमच्या सर्वांचे लाडके माननीय श्री सलीम जावेद, सलीम साहेब आणि जावेद साहेब. तसंच तुमच्या सर्वांचे लाडके दिग्दर्शक श्री आशुतोष गोवारीकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यावं. माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे, माननीय श्री रितेशजी देशमुख, सलीम साहेब, जावेद अख्तर साहेब, आशुतोष गोवारीकर या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आपण ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत या वर्षीच्या या दीपोत्सवाचं आता थोड्याच क्षणात उद्घाटन होईल. मी विनंती करतो माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना की त्यांनी माननीय श्री सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांना आमंत्रित करावं आणि हा दीपोत्सव उद्घाटन करण्याची विनंती करावी. आणि त्यांच्या बरोबर ज्यांनी हे कित्येक चित्रपट यशस्वी लिहिण्यामध्ये हातभार लावला होता ते माननीय श्री जावेद अख्तर यांचंही मनापासून या जोडगोळीने 25च्या आसपास चित्रपट लिहिले. जवळजवळ सर्व चित्रपट हे सुपरहिट ठरले. असं रेकॉर्ड खूप कमी लोकांच्या वाट्याला येतं. दोन दिग्गज आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्याला उद्घाटक म्हणून लाभले. प्रमुख पाहुणे यानंतर आज या कार्यक्रमात सगळ्यांचे लाडके कलाकार माननीय श्री रितेशजी देशमुख त्यांचंही मनापासून स्वागत. आणि सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक श्री आशुतोष गोवारीकर हेही इथे खास उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत. यानंतर मी विनंती करतो आपल्या सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आज हे आपलं
दीपोत्सवाचं 11वं वर्ष अनेकांना 11 वर्ष झाली दीपोत्सव. त्याला अजून तो दिवस विसरणार नाही. घरामध्ये बसलो होतो आणि संपूर्ण शिवाजी पार्क मैदान काळोख असं मला सगळं दिसलं परिसर. आणि मला असं वाटलं की अरे दिवाळीचे दिवस आहेत, शिवाजी पार्क मैदान असं सुनसान असं दिसून कसं चालेल. आणि मला असं वाटलं की बाबा याच्यात दीपोत्सव सुरू करा, सगळीकडे लाईट लावावेत, लोक वाटू देत की दिवाळी आहे. आणि यातनं आज हा पूर्ण या गोष्टीला होत आहेत. या दीपोत्सवाला याच्या अगोदर सचिन तेंडुलकर येऊन गेले, आशाताई येऊन गेले, अनेक मान्यवर येऊन गेले, अनेक कलावंत येऊन गेले. मी आज खास आभार मानणार आहे की सलीम साहेबांचे आणि जावेद साहेबांचे. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की अशा अशा प्रकारचा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, म्हटलं मी सलीम साहेबांना विचारणार आहे. ते बोले जरूर विचारा. साहेबांना विचारलं, मी जावेद साहेब येत आहेत म्हणाले, ते बोले मी येणार. आणि आज खूप वर्षानंतर सलीम जावेद ही एक ब्लॉकबस्टर जोडी आज आपल्याला इथे सर्वांसमोर उपस्थित आहे. या दोघांचे त्याचबरोबर माझे मित्र रितेश देशमुख आहेत. मी काल रितेश म्हटलं प्लीज त्यावरती येऊन सलीम साहेब आणि जावेद साहेबांना काही प्रश्न विचारणार का. ते बोले जरूर. आज इथे माझे मित्र अक्षय गोवारीकर इथे आलेले आहेत. खरं तर ते उद्या पण आहेत, पण आज सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांच्या प्रेमाखातर ते आज पण इथे आज उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्याचे पण आभार मानतो. सलीम साहेब, जावेद साहब, बहुत आभारी हूँ. आप दोनों ने यहाँ पे आके दिवाली की शुरुआत की और सभी लोग खुश हैं. बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं. ज्यादा मैं कुछ बात नहीं करूंगी. त्याला मला मी सांगितलं दिवाळीला यायचंय, त्याला मला बोला, उन्होंने मला तरी विचारलं की फोन केला मला, राजी क्या करना क्या है. मैं मतलब कुछ नहीं सर, आके सर एक बटन दबाना है जिससे पूरा एरिया लीटअप हो जाएगा. अच्छा तो आप मुझे बिना बोले नहीं देंगे. हाँ तो क्या बोल, आके बात करूंगा फिर निकलूंगा, बिना बात के मैं निकलूंगा नहीं. मी जावेद साहेबांना मी विनंती करतो की आपण लोगों के सामने बात कीजिए. हा पोडियम लागेल, पुढे मान पुढे. पोडियम पुढे आण. ये राष्ट्रपति साहब, जी, विजय जी, मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया चाहूंगा कि ये मान, ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया. कुछ बातें जरा खुल के कहनी चाहिए, तभी मजा आता है. अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सलीम जावेद के अलावा. और कुछ लोगों को होगा अपने आपको नास्तिक कहते हैं, ये चीज कहते हैं, एक धार्मिक त्योहार में क्या करते हैं, ये कैसे पहुंचे. अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह है. एक, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त लेकिन राज ठाकरे दुश्मन को भी इनवाइट करे तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना. दूसरे हम तो दोस्त ठहरे. और दूसरी बात ये है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को हिंदू का धर्म
इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को रामायण धरोहर, वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में? ये हमारी पहचान है, वो चीज है जिसपे हम जितना भी गर्व करें कम। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जो रामचंद्र का सिया और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम था रावण, और जो अलग करे वो रावण। तो आज हम मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय श्री, बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। धन्यवाद साहेब. आपण या दोघांची मुलाखत नंतर ऐकणार आहोतच, परंतु त्यांचं मनोगत ऐकणं हे सुद्धा एक आपलं सौभाग्य असतं. यानंतर मी विनंती करतो माननीय श्री सलीम खान साहेब यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. ऑडियो ऑडियो मैं कोई बोलना तो चाह रहा था, मगर मैं कुछ लिख के लाया था और मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कहाँ गया किधर चला गया, तब से पूछा, गाड़ी में भी देखा नहीं मिला। इनकी स्पीच सुनी तो पता लगा कि उन्होंने अच्छा सब टिकट वर्ड अब मिल तो गया, घर में ही है। अब आप समझ सकते हो बाकी सारी स्टोरी कैसे हुई है. धन्यवाद. आता आपल्याला कळलं असेल की या दोघांची जोडी कॉम्पल्सर काय आहे, या दोघांमध्ये किती एकमेकांमध्ये जोडी बनलेली आहे. यानंतर मी विनंती करतो रितेश देशमुख यांना की त्यांनी या दोघांशी संवाद साधावा. आणि विनंती आहे माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना सुद्धा, कारण त्यांनाही काही प्रश्न मनात असतील तर ते त्यांनी विचारावेत. कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते जसे जनतेचा विचार करणारे नेते आहेत तसे अभिनेत्यांचा विचार करणारे सुद्धा एक कलाकार आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन की त्यांनी एखादा दुसरा प्रश्न विचारावा. मी रितेश देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ताब्यात सूत्र घ्यावीत. पुढची. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा की एवढं सुंदर असा हा दीपोत्सव इथं आपण आज साजरा करतोय. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचं खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज ही ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे, म्हणजे मला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहाँ बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी है, सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल अंदर करवाना चाहते हो आप? तो बता पड़ा है. वैसे पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो. कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे, उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे. ये जो दौर राइटर्स का था, कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझा. ये हमारी फाइलें भरवाना चाह रहे हैं नहीं, और हमें कभी नहीं मिले. गलत बात. ये कि ये सही नहीं हो, काश ये सही हो, लेकिन है नहीं. लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर से ज्यादा रेम्युनरेशन मिलता था. एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे. लेकिन अगर आपसे पूछेंगे आज के दौर में
एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी? राइटर्स को, सॉरी, राइटर्स को सलाह देनी बहुत कम एक्टिंग करें। और राइटर्स को सलाह देनी सर ये चार्ली चैपलिन उनका स्टेटमेंट है। जी एक्टर शुड बहुत कम उसको एक्टिंग करना चाहिए। जो फ्रीक्वेंट बात घुमाता है, बातें करता है, बहुत कम करना चाहिए। एक्टिंग इसको नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर रहे हैं हमारे यहाँ मोतीलाल जी, अशोक कुमार साहब थे। जी जी कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल कम से कम एक्टिंग करें। सर, राइटर्स को इसका स्वभाव है कि दौर में लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया। ये जल्दी होता है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन बाद भी सोचता था जवाब क्या में, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज तेज हो गई है, हर चीज जल्दी हो गई। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते, उसमें टाइम लगे, ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले हो, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर्स, जो राइटर्स थे पहले दौर में, वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे। वो जानते थे जबान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा हो। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में तैयारी कम हो गई है, जल्दी होती है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आपके वोकल कॉर्ड ठीक है तो आप सिंगर बन जाएंगे, मगर भाई इन लोगों ने तो, हमारी लता जी ने, आशा जी ने, जो के मतलब सरस्वती साक्षात थी लता जी, बरसों घंटों रियाज किया, बरसों, और इस उम्र में भी वो रियाज कर रहा था। तो रियाज जो है वो बहुत जरूरी है हर काम में। एक नौजवान शायर ने शेर कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। रियाजत यानी वही रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत, लगन। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ये आसानी ऐसे नहीं आती, इसके पीछे बरसों की लगन होती है, तपस्या होती है। उस तपस्या के लिए तैयार नहीं है वो, चाहे एक्टर हो के डायरेक्टर हो के राइटर हो, जल्दी चाहिए, आसानी से चाहिए। ये दुख की बात है। सलीम साहब, जावेद साहब, आप दोनों ने इतने वो सामने 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 आप इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन? अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लोगों ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। दिलीप साहब ने बहुत अच्छा काम किया, राज साहब ने बहुत अच्छा किया है, दादा मनी बहुत अच्छा एक्टर थे, मोतीलाल जी बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट एक्टर थे, और भी थे, पर तो कंपेयर करना जरा बहुत मुश्किल है। बट ग्रेट एक्टर थे, बहुत अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने सभी। जावेद साहब, सुपरस्टार की परिभाषा क्या है? पहले क्या थी, आज क्या है? तो ये मीडिया बनाता है, पब्लिसिटी बनाती है, वो सब इम्पोर्टेंट बात है। जो काम कर रहा है आदमी सुपर स्टार्डम थोड़ी कर रहा है, एक्टिंग। हम एक्टिंग की बात करें तो बेहतर है, काम की तो सुपर स्टार्डम तो उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी परछाई हो सकती है। तो हम पहले मूर्ति की बात करें, परछाई की बात क्यों करें? पहली बात यह है कि हर दौर में बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, और दिलीप साहब की हम इसलिए आदर करेंगे और करते हैं कि उन जैसा एक्टर उनसे पहले नहीं था। उन्होंने एक नया अंदाज जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था। मैं उनके बाद क्लोज सेकंड मानता हूं अमिताभ बच्चन। क्लोज सेकंड इसलिए कि वो दिलीप कुमार के बाद जन्म लिया, उन्होंने कर भी नहीं सकते थे, कोई तो पैदा ही बात नहीं होगा।
तो कहीं जहां उन्होंने बहुतों से सीखा, दिलीप साहब से भी सीखा, और ये बात जो है मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये खुद उन्होंने बहुत बार कहा है, और उनके मन में दिलीप कुमार के लिए बड़ी इज्जत रही है हमेशा। तो ये दो एक्टर जो हैं, उसके अलावा बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर थे। कमाल ये है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग का एक भी अवार्ड, मोतीलाल जी बहुत अच्छे हैं। मगर एक बात, हम किसी चीज में आगे, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चाहूंगा, आप लोगों ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, सुना? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख रहे हैं, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है, तो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, पर अगर पिक्चरें में अकेले ही देख, है ना? ये क्या बात है? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बता, शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र भी खड़े होते हैं, ये सीन मैं और ये भी नहीं लिखता। आज इस पे तमाशा हो, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं है, ये और भी एक संजोग थी, संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया, ऐसी बात नहीं। और एक खास तौर से बताओ, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरे जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिए, वो मत कीजिए। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है, उसे तो हमने सीखा, वो आप छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि जहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 25 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू। ये हिंदू कल्चर, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया, इसीलिए देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। तो जो आपको सिखाए वो गलत। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट एक बार आप लॉक कर देते थे, उसके बाद क्या डायरेक्टर्स एक्टर्स से चेंजेस आते थे? तो क्या हाउ हाउ यू टू रिएक्ट टू दैट? जब लिखने से पहले भी तब दिमाग में होता है कि ये कैरेक्टर के लिए राइट पर्सन, ये राइट पर्सन। कितना फिल्म देखने में लोग भी होता है, हम तो लिखते थे ना, तो ये होता है कि इसके साथ साथ क्या है, बट यू डोंट गेट इट दैट आइडियल कैरेक्टर, उसमें देर ये है कि कहीं में करना पड़ता है इस शामिद साहब, आपने तो आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आपकी, हाँ नहीं, आप दोनों ने, आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन है सीन सुपरस्टार, स्टिल सिंग सुपरस्टार। हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं। और बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी, माँ बाप की बहुत परेशानी हो जाती है। तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं, और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है,
माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात होना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता। आज तो ये जो हमारी परंपरा, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इसमें मौजूद है। बहुत बड़ी, मैं बहुत खुश हूँ गोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं, अच्छा काम, जैसा कि बताया तवीन साहब ने कि आज पिक्चरों में गालियां भी हो रही हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भी है और वल्गैरिटी भी है। ये हमारी पिक्चरों में नहीं हुई। ये जो लड़के ने भी बनाई है, लड़की ने भी बनाई है, उन पिक्चरों में एक गहराई, एक सुथरापन है। तो ये संस्कार अगर उनसे, उन्हें हमसे मिले हैं तो बड़ी अच्छी बात। बाकी है कि वो हमारे जैसे नहीं, उनकी फिल्में हमारी फिल्मों जैसी नहीं, वो अलग, वो हमारी गूंज नहीं है, वो अपने अंदर आवाज है। बहुत खुश हूं। राज जी, त्यांनाही समजावं आणि तुम्हाला एक वेळ म्हणून मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो. या सलीम जावेद या जोड़ीने आतापर्यंत 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी फिल्म पे डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में उन्होंने सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या हो? रंजीत अलग किस्म की फिल्म होती है। जैसे और हमको याद फिर जरूरत पड़ती है, हमको खुद डायरेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्टिंग का काम जो है ठीक नहीं है। एक मैगजीन था, सुपर, बंद हो गया। उसमें जो कि चीफ जर्नलिस्ट सीएम का नाम था पब्लिक बशीर, तो एक आइडिया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग क्यों मेमोरी लेन ले जाते, तो इनको जिस आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहां ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहां बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में, वहां की तस्वीर खींची, इसी तरह जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह कार में गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूं। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कहले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई आदत नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। तो मैं उस पोर्च में सो गया, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फोटो के लिए, फिर आगे चली जा रही थी कहा, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवन ने वो पिक्चर की तस्दीर कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और अगर एक बात की हमको भी दाद दी है, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लबर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलकें देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस, तो यही आदमी कर सकता। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा,
और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश हुआ। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार, कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था रंजीत से पहले। पूरे स्टाफ ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा को वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा। बहुत बुरी है स्वस्थ में। और हमारी रंजीत की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत को। मतलब हमसे कहता ले जाओ भैया, ये तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। को हीरो रिव्यूज करने, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है, तो डायरेक्टर जो उनका कन्विक्शन था, हैट्स ऑफ। देखिए, एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी वो शोले है। सर, वो शोले में एक गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे। अगर वो हाँ बोलते हैं, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर बन ये जाता। तो इसके बारे में ये गब्बर नाम कहाँ से? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहां पर, वो मशहूर डाकू। तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुना कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वगैरह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब को आपने नाम क्यों बताया था? वो बहुत अच्छा है गब्बर, ये रख लेते हैं। ये रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेशन। अब इसका उल्टा देखना। 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहां मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम एक प्ले में देखा। मैंने कई दफा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो शूटर लड़का बड़ा अच्छा, तो बात खत्म हो गई, भूल गए। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को, कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते हैं तो लड़के उसे बनवाते हैं ना। और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से है। अब देखिए, दोनों उनकी बात है। नाम इन्होंने मुझे बताया और मैंने सजेस्ट किया, और नाम मैंने उसका बताया था, वो इन्होंने करी। तो दिस वाज द रिलेशन, दिस वाज द। एकतर पहिल्यांदा सर्वांना नमस्कार आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे 2 दिग्गज जे इथे बसले, माझं यांच्याशी कनेक्शन जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे. कमर्शियल सिनेमामध्ये मला जो ब्रेक मिळाला ऍज अन ऍक्टर, तो सलीम साहेबांनी मला दिला नाम फिल्ममध्ये. आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव जयसिंगराव कालेवार आणि डायलॉग माझे हिंदी मराठी होते. तेव्हा मला ती एक संधी त्यावेळेला मिळाली, सलीम साहेबांबरोबर बसून त्यांनी मला विचारून मला डायलॉग लिहायला दिले त्याचे. तर ते एक, आणि नंतर मी 9 फिल्म ॲज अ डायरेक्टर ज्या केल्या, तर सगळ्या फिल्म्स माझ्या जावेद साहेबांनी लिहिल्या. त्यामुळे वन ॲज अन ऍक्टर हॅज वर्कड एंड द अदर ॲज अ डायरेक्टर. सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है. आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं. अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे. हमेशा ये रहता है रेफरेंस. सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? Who were your inspirations as directors in your time? ये जो हमारा जो था सोचने का तरीका था स्क्रिप्ट का, वो स्क्रिप्ट में नहीं स्टार्ट होता. बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है. स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है. एवरीबॉडी हैज गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता. यू ऑलवेज टेल हिम स्क्रीन पे लेके आओ, ये स्क्रीन प्ले करके था. नाउ
Anybody who doesn't see it happening cannot be a screenwriter. You have to see it happening. दरवाजा खुला, एक कैरेक्टर में आया, मतलब खाली देखा, इधर खुला, इधर खोला, एक आवाज आई, देखा, वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी, गार्ड्स, you should see it, and you should think से पिक्चर देखा जाए. इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था, रिव्यूज आता है कैसे, उसमें सिर्फ दो आदमी के नाम होते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन राइट्स, जी, और किसी का नाम नहीं. स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है, जब हमने जिसमें साहब को ये कहानी सुनाई जंजन की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीजन से मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपका डायरेक्टर जब किसी की कहेगा तो कहानी नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई, एंड यू हैव डन अ गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट. अगर मैं किसी वजह से अगर करता हूँ कि ऑल द बेस्ट टू यू एंड दोनों के गले में हाथ डाल के निकले. जय सर, देखिए अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोच में इंस्पायर्ड है, इंप्रेस है, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं. जी. लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेस से इंप्रेस और इन्फ्लुएंस है, तो फिर आप एकदम बनाते. किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी और मुझे भी दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, बहुत पसंद थी, और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज्यादा पसंद. लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवल भी पसंद थी. हमको जो क्लासिक्स है वो भी हमने पढ़ी थी, वो भी हम जानते थे. उसके अलावा एक बहुत बड़ा मोमेंट था जो खत्म हो गया बाद में, या अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइट्स. बहुत अच्छे अच्छे राइटर उसने हिंदुस्तान में पैदा किए, जिसका बुनियाद तो डाली थी मुंशी प्रेमचंद ने, लोग उसके बाद कृष्णचंद, इस्मत चुगताई और मिंटो, बड़े बड़े राइटर पैदा हुए. हमने इन्हें भी पढ़ा हुआ था. तो हमारे इन्फ्लुएंसर जो है वो एक नहीं है, बहुत सारे, और कुछ हम खुद थे, कुछ हमारी अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनैलिटी भी थी. अल्टीमेटली तो आपका अपना एस्थेटिक्स है ना, जो चूज करता है चीजों को कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं. तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि दो लोगों को जिंदगी में कभी साथ काम नहीं करना चाहिए. एक जो बिल्कुल एक जैसे, तो दो की क्या जरूरत है, काफी. और एक जो बिल्कुल अलग है दूसरे से, वो साथ में कैसे काम करे. तो कुछ कॉमन होना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, कॉमन होनी चाहिए, और कुछ अलग अलग एक्सपोजर जो दोनों का है, तो वो अपना खजाना लेके आएगा, ये अपना खजाना लाएगा. और जो बीच में है वो दोनों का है. दोनों की वैल्यू सिस्टम एक है. दोनों किस चीज को गंदा और घटिया समझते हैं, दोनों किस चीज को अच्छा समझते हैं, किस चीज को बदसूरत समझते हैं, किसी खूबसूरत समझते हैं. जब तक ये कॉमन नहीं होगा, आप साथ काम नहीं कर सकते. तो यही खुशकिस्मती से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऐसा परफेक्ट कि बहुत कुछ हमारा कॉमन था, जहां तक मॉरल वैल्यूज, जहां तक एस्थेटिक वैल्यूज है कॉमन, लेकिन हमारे एक्सपोजर अलग अलग तरह के थे. मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ, अच्छी बात है, सलीम साहब बैठे मैं इनके सामने कहते हैं, मैं तो स्क्रीन प्ले नहीं जान सकता, मैं जबान जानता हूँ, मैं लैंग्वेज जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरह जानता. मैं डायलॉग समझता हूँ, कौन कैरेक्टर क्या बोल सकता है. मुझे धेरे का स्क्रीन प्ले जुड़ा, ये मेरे गुरु, इन्होंने मुझे सिखाया. और जो भी थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन प्ले के बारे में जानता हूँ, इट इज ओनली थैंक्स टू हिम. सलीम साहब, जावेद साहब, मैं थोड़ा आखिरी सवाल पूछता हूँ, और ये आखिरी है. आखिरी सवाल का मतलब आज के फंक्शन का. तो एक छोटी सी बात मैं बता दूं. बताइए प्लीज. हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, अपना जो जर्नलिस्ट हैं, सरदेसाई, राजीव जी, राजीव राजीव सरदेसाई. तो वो ही इंग्लिश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं. तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं हिंदी में भी थोड़ी अपनी जगह बनाऊं. तो उन्होंने तय किया कि वो हिंदी चैनल पे भी एक इंटरव्यू हिंदी में किया था. और उनकी हिंदी जरा मतलब थोड़ी 19 है, तो मेरी किस्मत के पहला मैं मिला. तो उन्होंने कूद फांद के सवाल कर लिए किसी तरह से, तो मैंने जवाब भी दिया. एंड में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिससे मुझे याद आई. कहले जावेद साहब, आपको इतने अवार्ड मिले, इतने ऑनर्स मिले, इतनी रिस्पेक्ट, इतना
एडमिरेशन सब कुछ मिला है। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने कहा कि राजदीप, इस इंटरव्यू के बाद तुम मुझे फांसी दोगे या गोली मारोगे? जो आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, वो बेचारा ये कहना चाह रहा है अब आपका क्या इंटेंशन? तो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं पूछे? आज आज के फंक्शन का आखिरी सवाल पूछो। बस ठीक, जी जी, पूछ सकते हैं। तो ये सवाल आप दोनों के लिए है। आप दोनों ने इतने साल एक साथ काम किया, आपकी जोड़ी जब नहीं रही उसके बाद इतने साल आप अलग अलग रहे। इतने सालों में आपने एक दूसरे को कभी मिस किया? मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि छोटी सी बात है कि जब आदमी का पाँव कट जाता है बिना खाता, किसी भी वजह से आदमी का पाँव कट जाता है, तो कई मरतबा उसका हाथ जाता है कि जैसे कि चखने के ऊपर बिजली जल रही है, और कई मरतबा उसका हाथ जाता है और पता लगता है कि आते ही। तो ये हमेशा ये कहीं ना कहीं कमी रहेगी, ये हमेशा कहीं ना कहीं कमी होती है कि अगर वो होता तो ये होता तो वही होता। जैसे इतनी आदत पड़ जाती है कि ये साइकोलॉजिकली एक भाव कट गया है और इससे बिजली करके यहाँ इनकम में और कहा जाता है। तो दिस इज द फीलिंग है which has always been there. मैं तो यही कहूंगा सर, लोग जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हमेशा क्या हो, इतने बरसों बाद भाई जब कोई फैसले की घड़ी आती है कि भाई डिसीजन देना है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये मानूं कि वो मानूं, ये इनकार कर दूं ये मान जाऊं, वो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ तो सलीम साहब क्या राय थे, वो अगर मैं उनसे पूछता तो वो क्या करते, और जो मेरी दिमाग में आता कि ये कहते वही करता हूँ। एक सगळ्यांना एक फोटोसाठी मी विनंती करतो की सगळ्यांच्या जवळ यावं. या गप्पांचा कार्यक्रम अजून तासभर चालू शकेल मला माहिती आहे, परंतु आता हा कार्यक्रम मुलाखतीचा कार्यक्रम आपण इकडे संपवतो. आज या दीपोत्सवाचं उद्घाटन झालेलं आहे. पुढचे काही दिवस तुळशीच्या लग्नापर्यंत ही रोषणाई तुम्हाला शिवाजी पार्क भागात रोज दिसेल. हा असमंत उजळून निघालेला आहे, त्याचा तुम्ही अनुभव घ्याल. मी पुन्हा एकदा सलीम साहब आणि जावेद साहब यांचे मी मनापासून आभार मानतो. बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए. ये मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये हो नहीं सकता था, लेकिन आप दोनों ने एक सेकंड का वक्त नहीं लिया और मेरे लिए आपने आपका जो प्यार है उसके खातिर आप यहाँ पे आए. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. माननीय राजसाहेब, तुमच्या सगळ्यांचे तुमच्या तुमचे सगळ्यांचे आभार आणि ही रोषणाई तुम्ही सगळेजण एन्जॉय करा. आणि आता कधी कळलं. आणि आता शब्दांची आणि वाक्यांची आतषबाजी तुम्ही अनुभवली, आणि आता आपण अनुभवूया फटाक्यांची आतषबाजी. कारण आपली दिवाळी साजरी होण्याचा तो जो एक वेगळा आनंद आहे. मी विनंती करतो आता फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होईल, त्याचाही तुम्ही आनंद घ्यावा. आणि हा कार्यक्रम संपल्याचं मी इथे जाहीर करतो. धन्यवाद.
What